चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके थे वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, जिसको हमने दर्शाया था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। इसका मान आया था एक्स बी के बराबर। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीवी, और डेल्टा टीवी हमने देखा था कि इसका मान आया था के वी इंटू एम, और एक और हमने फॉर्मूला देखा था टीवी इक्वल टू डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट वी। यहाँ पर ये था क्वथनांक में उन्नयन, ये था विलयन का क्वथनांक, और ये था शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हमने इसके ऊपर कर लिया। या तो डेल्टा टीवी का मान पूछा जाएगा या एम बी का मान पूछा जाएगा। तो चलो तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी अणु संख्या गुणधर्म हम लोग स्टार्ट करें। अणु संख्या गुणधर्म तीसरा वाला जो था ना, हेमांक में अवनमन। तो देखो, हेमांक में अवनमन को हम दर्शाते हैं डेल्टा टी एफ से। किससे? अब जैसे हमारे पास एक विलयन है, इस विलयन में हमने कोई विलायक ले लिया, जैसे विलायक हमने जल ले लिया है, और यदि हम इस जल को क्या करें, जमाएं, हम इसको क्या करें, फ्रीज करें, तो बताओ जल कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है? 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि पानी रखा हुआ है, पानी पर हम तापमान कम करते जाएंगे तो तापमान कम करते करते उसके अणु ठंडे होते जाएंगे और वो पास पास में आएंगे और वो जमने लगेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो बर्फ में बदलना शुरू होने वाला होगा, जस्ट शुरू हो जाता है वो, और एकदम जमने कब से लगता है? 0 डिग्री सेल्सियस से। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जल बर्फ में बदल जाएगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि द्रव कैसे बदल जाएगा? ठोस में। ये तो हमने बात की केवल जल की, हो सकता है कि अन्य कोई द्रव हो, उसके लिए तापमान कुछ अलग हो सकता है। अब देखो, हमने इस जल में थोड़ा सा अवाष्पशील विलय मिला दिया। अवाष्पशील विलय जैसे हमने NaCl मिला दिया, तो बताओ जैसे ही हम NaCl इसमें मिलाएंगे तो ये विलयन बन जाएगा। अब इस विलयन को हम जमा रहे हैं, तो अब कितने डिग्री सेल्सियस पर जमेगा ये? क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा? क्या 0 से और कम तापमान करना पड़ेगा हमें, या 0 से थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा? 0 से कम करना पड़ेगा हमें। हो सकता है -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलता है उसको तो हम बोलते हैं हेमांक। और यहाँ पर देखो, जैसे आपने उसमें अवाष्पशील विलय मिलाया तो उसके हेमांक में क्या हो गई? कमी। क्या हो गई है? इसी को हम बोलते हैं हेमांक में अवनमन। डेल्टा टीएफ से दर्शाते। टीएफ से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि ये तो तापमान है। क्या है? तापमान में परिवर्तन हो रहा है, और एफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। जमाने को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए इसे दर्शाया जाता है डेल्टा टीएफ के द्वारा। तो ये भी एक अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म मैंने बताया था कि ये मोललता के समानुपाती होते हैं, क्योंकि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा टीएफ समानुपाती होगा किसके? मोललता के। जैसे ही हम समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ स्थिरांक आएगा, और उस स्थिरांक को बोलते हैं के एफ। वहां पर हमने के भी बोला था, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? के एफ, और एम की जगह क्या आ जाएगा? एम। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू एम। यहाँ पर के एफ कहलाता है मोलल हेमांक अवनमन स्थिरांक। मोलल हेमांक अवनमन स्थिरांक, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। वहां हमने बोला था एविलियोस्कोपिक, ये कौन सा है? क्रायोस्कोपिक। वाष्प दाब तथा तापमान के मध्य ग्राफ। वाष्प दाब व तापमान के मध्य ग्राफ। तो देखो, हमने यहां पर जो बाई अक्ष है, बाई अक्ष पर तो हमने ले लिया वाष्प दाब, और यहां पर हमने ले लिया तापमान।
अच्छा, पहले हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे पास शुद्ध विलायक था और वो द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है? तो उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब रहा होगा। मान लिया उसका वाष्प दाब कुछ यहां पर था। अब बताओ, कोई एक बीकर है, उस बीकर में कोई विलायक भरा हुआ है और आप तापमान बढ़ाते जा रहे हो, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में हमने पढ़ा था कि तापमान पर निर्भर करता है, तो तापमान बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा इस प्रकार से। ये तो हमने बनाया है विलायक के लिए। अब हमने क्या किया है, इस विलायक के अंदर कुछ अवाष्पशील विलय मिला दिया। अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो ये विलयन बन गया। तो विलयन का वाष्प दाब इस विलायक की तुलना में कम रह जाएगा ये। तो मान लिया इसका विलयन का वाष्प दाब कुछ यहां पर आ गया, ये है विलयन। अब विलयन को हम क्या करें, गर्म करेंगे, मतलब तापमान बढ़ाते जा रहे हैं इधर, तो इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? तो जैसे विलायक का वाष्प दाब बढ़ता जा रहा था वैसे ही किसका बढ़ेगा? विलयन का वाष्प दाब बढ़ेगा इस प्रकार से। तो ये तो है विलयन का वाष्प दाब। ये तो ठीक पहले ऐसे ही ग्राफ है, अभी हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। यहां पर विलायक और विलयन दोनों ही द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है ये भी द्रव अवस्था में है और ये भी किस अवस्था में है? अब हमको चेक करना है हेमांक। हेमांक का मतलब होता है जब द्रव ठोस अवस्था में बदलने लगे, जब द्रव क्या हो जाए, तो उसके लिए तो हमें तापमान कम करना पड़ेगा। तो मान लिया हम तापमान कम कर रहे हैं, तो ये द्रव कैसे बदल रहा था ठोस में, तो हमने उसके लिए एक अलग ग्राफ बनाया। मान लिया कि हमारे पास कोई ठोस था, उसका वाष्प दाब कुछ यहां पर था। अब बताओ, ठोस चीज कोई रखी हुई है, जैसे बर्फ है हमारे पास, उसको हम गर्म करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो उसका वाष्प दाब बढ़ेगा या कम होगा? उसका भी वाष्प दाब बढ़ेगा, चाहे वो ठोस हो चाहे द्रव, उनका भी वाष्प दाब क्या होगा? तो ठोस के लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये इसका भी वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये तो हमने लाइन बनाई है किसके लिए? ठोस के लिए। अच्छा देखो, ये ठोस वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है? द्रव वाली लाइन है। दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रही है। ये इस बिंदु का मतलब है कि यदि आप विलायक का तापमान कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, तो पहले द्रव अवस्था में है, और यदि तुमने यहां तक कम कर दिया तो ये आप किस अवस्था में आ जाएगा? ठोस अवस्था में। तो इस बिंदु पर जो तापमान होगा उस तापमान को हम कहेंगे हेमांक, टीएफ या फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि ये शुद्ध विलायक की वजह से है, इसलिए हम इसके ऊपर एक नोट लगा देंगे, इसको बोलेंगे टी नॉट एफ। ठीक है। अब हम बिलियन के लिए चेक करते हैं, बिलियन इसको कहां काट रहा है? बिलियन इसने बिलियन ने तो यहाँ इसको काटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। तो ग्राफ को जैसे हमने आगे बढ़ाया तो ये इसको यहाँ काट रहा है, और इस बिंदु पर यदि हम तापमान देखें तो यहाँ पर ये आ जाएगा टीएफ, और ये टीएफ कहलाएगा बिलियन का हेमांक। क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर देखो, पहले शुद्ध विलायक था तो उसका हेमांक कितना था? टी नॉट एफ। अब जब आपने बिलियन बना दिया तो इसका हेमांक क्या हो गया? टीएफ। तो हेमांक में कमी हुई कि वृद्धि हुई है? कमी, इसलिए इसको बोलते हैं हेमांक में। अब इस कमी को मैं निकालना है तो इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा डेल्टा टी एफ। तो हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसको अच्छे से याद रखना है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने वहां पर पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन में, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। वहां टी नॉट बी कहाँ आया था? पीछे आया था। यहाँ पर टी नॉट एफ कहाँ आया है? पहले आया है। ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन जैसा ये भी है, सेम टू सेम। चलो देखो, हमने ये देखा था लास्ट क्लास में, डेल्टा टीबी और एमबी के बीच में संबंध देखा था। तो तुमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डेल्टा टीएफ और एमबी के बीच क्या बताओ, संबंध बताओ। तो जो काम हमने पहले किया था सेम वही काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? देखो, हम लोग, आपको पता है कि डेल्टा टीएफ बराबर होता है के एफ इंटू एम। एम होता है मोललता, और मोललता को हम लिख सकते हैं विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें? किलोग्राम में। किलोग्राम नहीं दिया तो ग्राम में दिया गया होगा, तो हम यहाँ पर 1000 कर देंगे। उसके बाद में ये मोलों की संख्या नहीं दी गई तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान बटे उसका आणविक द्रव्यमान। तो यहां से आपको डेल्टा टीएफ और एमबी के बीच में संबंध पता चल जाएगा। ठीक ऐसा ही हमने कहां पर किया था?
क्वथनांक के उन्नयन में मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हम पहले देख चुके थे, ठीक उसी प्रकार में लिखनी पड़ेगी। तो इस बार आपको केएफ की परिभाषा लिखनी है। तो केएफ का सूत्र क्या हो जाएगा? केएफ बराबर डेल्टा टीएफ बटे एम। एम यहां पर मोललता है, मोललता की जगह हम लिख सकते हैं क्या? विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें? किलोग्राम में। अब देखो हमें परिभाषा इसकी बनाना है केएफ की, तो परिभाषा कैसे बना सकते हैं हम लोग? हमने यहाँ पर इसके मोल ले लिए 1, इसका द्रव्यमान ले लिया 1 किलोग्राम। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा? केएफ। तो परिभाषा में कैसे लिखेंगे? जब 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तब हिमांक में होने वाला अवनमन मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसकी इकाई केल्विन केजी मोल इनवर्स होती है। हाँ वही सेम टू सेम वही आएगी ना, क्योंकि ऊपर डेल्टा टीएफ है तो केल्विन, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? ये इसके मोल, इसकी केजी, केजी ऊपर चला जाएगा तो केल्विन केजी मोल इनवर्स। डब्ल्यू बी एम बी क्या चीज है? डब्ल्यू बी क्या है? विलेय का द्रव्यमान। एम बी क्या है? विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे, यहां से भी या तो डेल्टा टीएफ का मान पूछा जा सकता है या एम बी का मान पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर हम एक इस वाले सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ टी नॉट एफ माइनस क्या आ जाएगा? टी एफ। तो तुमसे पूछ लिया जाए कि विलयन का हिमांक बताइए, तो आपको टी एफ का मान बताना है। और यदि जल जल बोला गया है, क्या बोला गया है? जल के लिए टी नॉट एफ का मान कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। कितना हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको आप केल्विन बदलोगे तो आ जाएगा 273 केल्विन। जल के लिए आपको हिमांक और क्वथनांक दोनों याद रखने हैं। हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस से हमको बदलना पड़ेगा केल्विन में। तो चलो एक न्यूमेरिकल लिखो। एक पदार्थ के 5 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन होता है, पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए, और ब्रैकेट में आपको दिया गया है जल के लिए केएफ 1.85 केल्विन केजी मोल इनवर्स। जल के लिए केएफ का मान होता है 1.85 केल्विन केजी मोल इनवर्स, और जबकि केवी का मान हमने पढ़ा था 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। और एमबी हमें निकालना है, यानी कि पदार्थ का अणु भार निकालना है। तो यही हम सूत्र लगा देंगे सीधा सीधा। आपको पता है डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए यहाँ आ जाएगा ग्राम में, ऊपर कितने का हो जाएगा? 1000 का। डेल्टा टीएफ का मान इस बार दिया गया है आपको 1.2। क्या इसको केल्विन में बदलने की जरूरत है हमें? नहीं, क्योंकि अंतर है। अंतर को तो हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। केएफ का मान 1.85 दिया गया है, डब्ल्यू बी का मान 5 दिया गया है 1000 बटे एम बी का मान हमको निकालना है, और डब्ल्यू ए का मान 50 दिया गया है। तो एम बी को उधर लेकर आओ। सॉल्व करने पर कितना आ रहा था? 154.16 ग्राम प्रति मोल। तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन में हमने देखा कि यदि कोई विलयन है, विलयन में यदि कोई विलायक है और विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है। इसी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। अब ये बहुत अच्छा गुणधर्म है, इसका इस्तेमाल हम प्रैक्टिकली भी करते हैं। कहाँ पर? जहां पर जो ठंडे प्रदेश वगैरह हैं, ऐसी जगह यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो जब सर्दी पड़ेगी तो वहां पर बर्फबारी होने लगती है। बर्फबारी जब होगी तो वहां पर होता क्या? सड़कों पर बर्फ जम जाती है। अब सड़कों पर जब बर्फ जम जाएगी तो वहां गाड़ियां आराम से चल पाएंगी क्या? नहीं। तो उस सड़क से बर्फ हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उस बर्फ के ऊपर थोड़ा सा NaCl छिड़क दिया जाता है। NaCl या फिर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड छिड़क देंगे उस पर,
तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ सी हो, जैसे उसके ऊपर क्या जाएगा, नमक, तो होगा क्या, उसके हिमांक में अवनमन हो जाएगा, क्योंकि आपने अवाष्पशील विलय मिला दिया। जैसे ही हिमांक में अवनमन हुआ तो पहले वो बर्फ जम रही थी मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब वो बर्फ कितने पे जमेगी, -2 पर या -3 पर, तो एकदम से आसपास का तापमान -3 तो हो नहीं सकता, तो बर्फ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक है, या फिर जो ठंडे प्रदेश होते हैं तो वहां पर गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी में आपको पता है रेडिएटर होता है आगे, जो कार वार होती है उसमें रेडिएटर लगा रहता है, रेडिएटर में ऑयल भरा रहता है, कूलेंट वगैरह, तो वो कूलेंट क्या करता है, गाड़ी के इंजन को ठंडा करता रहता है। तो जब गाड़ी के इंजन को ठंडा करेगा, अब वो सर्दियां हैं, सर्दियों में क्या होगा, कूलेंट जम जाएगा, वो जब कूलेंट खुद जम जाएगा तो बताओ अंदर इंजन को ठंडा करेगा क्या वो, तो गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आने लगती है। तो वहां पर क्या होता है, पेट्रोल के साथ थोड़ा सा इथिलीन ग्लाइकोल या कूलेंट में मिला देते हैं इथिलीन ग्लाइकोल या एल्कोहल बोलते हैं उसको, ठीक, एल्कोहल जब उसमें मिला देंगे तो होगा क्या, उसका हिमांक में क्या हो जाएगा, अवनमन, तो पहले जितने तापमान पर वो जम रहा था वो उससे थोड़ा सा कम पर जमेगा, तो गाड़ी आराम से वहां पर चलेगी। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट बहुत से पिछले सालों में कि क्या कारण है कि बर्फ को हटाने के लिए NaCl को हम छिड़क देते हैं, तो यहां पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलो देखो, हम अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रहे थे, अणु संख्या गुणधर्म में हमने 3 प्रकार के गुणधर्म पढ़ लिए, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में, लास्ट जो अणु संख्या गुणधर्म हमको पढ़ना है वाष्प परासरण दाब। क्या पढ़ना है, परासरण दाब। पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि परासरण होता क्या है, तब हम क्या पढ़ेंगे, परासरण दाब पढ़ेंगे। अच्छा, परासरण से पहले आपको विसरण पता होना चाहिए, परासरण और विसरण आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो देखो होता क्या है परासरण और विसरण, विसरण का मतलब होता है किसी भी चीज का, चाहे वो द्रव अवस्था में हो सकती है चाहे वो गैस अवस्था में हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना, वो विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, और परासरण का मतलब क्या है, यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है और उसके बीच में आपने एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, क्या लगा दी है, तो यदि वह पदार्थ उसमें से प्रवेश कर रहा है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं, अब देखो ध्यान से, यहां पर जैसे हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में हमने जल भर दिया और इस जल में हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया, पुदीना। तो जैसे इसमें पुदीना की 2-4 बूंदें हम डालेंगे तो तब वो पूरे में फैल जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विसरण। क्या बोलेंगे, अब जैसे कि हमने यहां पर परफ्यूम की एक बोतल ली, परफ्यूम की बोतल को हमने ऐसे प्रेस किया तो उसमें से क्या परफ्यूम निकलेगी और कुछ सेकंड पश्चात आपको बढ़िया सुगंधित खुशबू आएगी। क्यों, क्योंकि यहां परफ्यूम के पार्टिकल कहां चले गए, इस हवा में फैल गए पूरे में, यहां पर उसका घनत्व तो ज्यादा था, वहां पर घनत्व तो क्या कम, तो ज्यादा घनत्व से कहां चलेगा वो, कम घनत्व की ओर, और तुम्हें बढ़िया खुशबू आ गई। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण। इस प्रक्रिया में हमने अर्धपारगम झिल्ली का इस्तेमाल किया है क्या, नहीं किया, लेकिन परासरण की क्रिया में हमें अर्धपारगम झिल्ली का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखो परासरण होता क्या है, यहां पर हमने क्या किया, एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, झिल्ली जानते तुम लोग, पॉलीथिन, यहां पर हमको इस्तेमाल करना है अर्धपारगम झिल्ली का। अब ये अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, नाम में ही लिखा हुआ है अर्ध पारगम्य, ऐसी झिल्ली जिसमें से आधी चीजें तो पार चली जाती हैं और आधी रुक जाती हैं, तो वो कहलाती है अर्धपारगम झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिसमें से सभी चीजें बाहर निकल जाएं वो कहलाती है पारगम्य झिल्ली। कौन सी कहलाएगी, और ऐसी झिल्ली से कुछ बाहर ना निकले वो कहलाएगी अपारगम झिल्ली। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार कि वह झिल्ली इसमें से कोई भी चीज बाहर ना निकले, और बच्चे लिख लिया अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। अब यहाँ पर आधी चीजें बाहर निकल रही हैं इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग अर्धपारगम झिल्ली। और अर्धपारगम झिल्ली में से जो आधी चीजें बाहर निकलती हैं वो केवल निकलते हैं विलायक के अणु। किसके अणु निकलते हैं, विलेय के अणु इसमें से नहीं निकलते हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली बनाई, लगा दी हमने, इधर हमने एक विलयन भर दिया, इस विलयन में हमने जल लिया है और जल के साथ थोड़ा सा NaCl मिला दिया, तो जल तो हो जाएगा यहाँ पर विलायक,
NaCl हो जाएगा बिले। तो इस साइड देखो कुछ अणु निकलेंगे, तो केवल किसके अणु निकलेंगे? जल के अणु। और ये अर्ध पारगम झिल्ली इसमें से किसको रोक देगी? NaCl को रोक देगी कि तुम इधर नहीं जा सकते। स्टॉप स्टॉप, ठीक। तो ये यहां पर हो गया। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परासरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, तो परासरण एक द्रव का गुण है, जबकि विसरण गैसों में भी हो सकता है और द्रवों में भी हो सकता है। तो सबसे पहले अर्धपारगम झिल्ली के बारे में लिख लो। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी ठोस या द्रव की वह पतली सी परत जिसमें से केवल विलायक के अणु बाहर निकल पाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। अब देखो अर्धपारगम झिल्ली हम किस किस के बना सकते हैं? तो बहुत सारी चीजों से बना सकते हैं, जैसे कि चर्म पत्र। उदाहरण में लिख लो चर्म पत्र। चर्म पत्र का मतलब होता है चमड़ा। क्या होता है? तो चमड़ा भी क्या होता है? एक प्रकार से अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करता है। आपने प्याज देखी होगी, प्याज के अंदर एक पतली सी पॉलिथीन से निकलती है, तो वो भी क्या SPM हो सकती है। तो प्याज की झिल्ली, ठीक है, या जंतु कोशिका बोलते हैं इसको। अंडे की झिल्ली, हाँ, अंडे को जब हम तोड़ते हैं बिल्कुल बिल्कुल हल्के से, तो जब उसका व्हाइट वाला हिस्सा टूटता है तो उसमें भी क्या निकलती है? एक लेयर निकलती है, उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? SPM। और लिख लो कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड, इसकी भी झिल्ली बनाई जाती है। CO2 FeCN6 पूछा गया है पहले बहुत बार, एक भी चीज में फालतू नहीं लिखवाई जाएगी। CO2 FeCN6 ये होता है कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र। तो ये तो चर्म पत्र, प्याज की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, ये तो नेचुरल क्या है? अर्धपारगम झिल्ली। लेकिन इसको हम लैब में बना भी सकते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड को, तो ये कृत्रिम झिल्ली भी कहलाएगी। ये जो झिल्लियां होती है बहुत कमजोर होती है, जरा सा आपने इस पर दाब लगाया तो ये टूट जाएंगी। और जो RO वाला तुमने नाम सुना होगा, RO का पानी पिया हुआ ऐसे, उसमें भी मेम्ब्रेन लगाई जाती है। मेम्ब्रेन खराब हो जाती है तो 6 महीने बदलवानी पड़ती है। तो मेम्ब्रेन कौन सी होती है? ये होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बताओ RO के अंदर यदि अंडे की झिल्ली की मेम्ब्रेन लगा दें, फिर तुम लोग पानी पियोगे क्या? तुमसे यदि कोई बोल दे कि इसमें अंडे की झिल्ली लगी या फिर चर्म पत्र लगा है, क्या लगा है? जो भैंस की क्या लगी? खाल लगी इसमें। हाँ, तो तुम जैसे तुम सुनोगे उल्टी कर दोगे। तो हम कृत्रिम झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड का। इसका कारण यह है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जो होती है वो मोटी भी होती है, मजबूत होती है।